गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 विषय हिंदी, जिसमें हमारा चौथा गद्य है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में शंकर दयाल शर्मा है उनका परिचय देखा था और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री उनके जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी हमने प्राप्त की कि जो लाल बहादुर शास्त्री है वो कर्म पर अधीन रहने वाले मनुष्य है। इसीलिए शंकर दयाल शर्मा ने उसके नाम के आगे कर्मयोगी है वो लगाया है, क्योंकि वे इन लोगों में से नहीं थे कि जो अपने हाथों की लकीरों पर भरोसा करके बैठ जाए, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री है वो उन लोगों में से थे कि वो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं, कर्म को ही ईश्वर मानते हैं और अपने कर्म करने से ही वे आगे है वो बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो शास्त्री जी है उन्होंने अपना पूरा जीवन है वो कर्म में, सेवा में और सादगी में ही बिताया था। जब उनका जो जन्म है वो एक सामान्य परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश है वो भी एक सामान्य परिवार में भी हुई थी, और जब वे प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे तब भी उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो सादगीपूर्ण ही बिताया था। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी विरासत को संभालने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे शास्त्री जी ही थे, क्योंकि उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी काम करने की भावना, गरीबों के प्रति उनका जो सेवा भाव है वो सब देखकर देशवासियों ने उन पर बहुत भरोसा है वो किया था। तो इस तरह से शास्त्री जी ने जो नेहरू जी की विरासत है उस विरासत को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो बाइबल की ये जो उक्ति है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, ये उक्ति जो लाल बहादुर शास्त्री है उन पर उचित है वो बैठती है। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखें, शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की थी। कि शास्त्री जी है उन्होंने देश के स्वतंत्र संग्राम है उसमें कब भाग लिया था, तो उसने तब भाग लिया था जब वे 17 साल के थे और वे स्कूल में है वो पढ़ाई कर रहे थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। आह्वान यानी कि चुनौती, कि गांधी जी की एक बार ही बुलाने से, एक बार ही आह्वान करने से वे स्कूल छोड़कर स्कूल से बाहर है वो आ गए थे और स्वतंत्र संग्राम में जुड़ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा है वो पूरी की थी, कि स्कूल की शिक्षा है वो उन्होंने वहीं छोड़ दी थी और उसके बाद जो आगे की शिक्षा है, आगे की पढ़ाई है वो उन्होंने काशी विश्वविद्यालय है वहाँ उन्होंने पूर्ण की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। कि शास्त्री जी है उनका मन हमेशा कहाँ पर लगा रहा, तो कि देश को आज़ादी दिलाने में और सामाजिक कार्य करने में ही उनका जो मन है, उनका जो कार्य है वो लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। कि उनका जो मन है वो हमेशा दूसरों की सेवा में ही लगा रहा और इसी वजह से वे लोक सेवा मंडल उसमें शामिल हो गए, उसके साथ जुड़ गए और जीवन भर वे लोक सेवा मंडल के एक सदस्य है वो बने रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। कि जिस समय वे लोक सेवा मंडल में एक सदस्य हो गए, लोक सेवा मंडल में उन्होंने जुड़ गए, उसके बाद उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा किसकी जैसी हो गई थी, तो कि महात्मा गांधी जैसी हो गई थी। और इसी वजह से वो गांधी जी के साथ मिलकर अछूतोद्धार यानी कि जो पहले के ज़माने में
हम देखें तो पहले के समय में हमारे देश में जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके साथ बहुत अन्याय है वो हो रहा था। तो छुआछूत का भेदभाव बहुत ही हमारे देश में था। तो इस दूरी को, इस जो सब था उसको मिटाने में शास्त्री जी है वो लग गए थे। तो इस तरह से अछूतोद्धार के काम में उन्होंने अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय है वो प्रारंभ हो गया कि इस तरह से शास्त्री जी के जीवन का एक नया प्रकरण है, एक नया अध्याय है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल है वो जाना पड़ा। कि इस तरह से वो स्वतंत्र संग्राम में जुड़ जाते हैं और अपना जीवन है वो देश की आज़ादी के लिए है वो लगा देते हैं। तो इस तरह से उनके जीवन का एक नया अध्याय है वो आरंभ होता है। और उसके बाद जब 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन है वो शुरू होता है तो शास्त्री जी है वो उसमें जुड़ जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ रहा होता है। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। कि शास्त्री जी है उनकी जेल यात्रा कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। तो उनकी यात्रा है वो 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन वहाँ से शुरू होती है और जेल यात्रा कहाँ ख़त्म होती है तो कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है वहाँ पर उनकी जो जेल यात्रा है वो ख़त्म होती है। तो इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल है वो जाते हैं। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। कि इस तरह से वो 12 सालों में 7 बार जेल है वो जा चुके थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश को आज़ादी दिलाने में उसकी कितनी तीव्र इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। कि दूसरी जेल यात्रा उसकी कब हुई तो सन 1932 में जब उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया तब उसे दूसरी बार जेल है वो जाना पड़ा। और ये जो जेल यात्रा है वो उसकी सबसे लंबी जेल यात्रा थी, क्योंकि सदंतर 3 साल तक उन्होंने जेल में वास है वो किया था। तो इस तरह से उसकी सबसे बड़ी जो लंबी जेल यात्रा है वो रही थी। आगे देखें, इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। कि एक और शास्त्री जी है वो गांधी जी द्वारा जो बताए गए रचनात्मक कार्य है वो भी करते रहे और साथ ही साथ वे पदाधिकारी के रूप में जन सेवा यानी कि लोगों की सेवा है वो भी करते रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1948 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव है वो रहा था। कि शास्त्री जी है वो 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव है वो बनाए जाते हैं और उस पद पे वे सन 1938 तक रहे। उसके बाद किसानों के प्रति उनके मन में एक विशेष लगाव है वो आया था और किसानों के उद्धार के लिए भी शास्त्री जी ने अनेक कार्य है वो किए थे। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष है वो बनाया गया। कि किसानों के प्रति उनका लगाव देखकर शास्त्री जी को 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का सदस्य है वो बनाया जाता है। और शास्त्री जी ने पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की, जिसमें
जमींदारी उन्मूलन पर विशेष है वो जोर दिया कि उससे किसानों की दशा सुधारने के अध्ययन कार्य में वे लग जाते हैं और उस कार्य में वे अपना तन तोड़ उनमें मेहनत है वो करते थे और उसमें पूरी लगन के साथ उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने किस बात पर भार दिया था, किस बात पर जोर दिया था, तो कि जमींदारी उन्मूल यानी कि जड़ मूल से निकाल देना, जमींदारी को जड़ मूल से निकाल देने पर विशेष भार है वो दिया था। आगे देखें, इसके बाद के 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका के किसी न किसी रूप में जुड़े रहे कि इसके बाद शास्त्री जी है वो 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका है वहाँ पर कोई ना कोई रूप से है वो जुड़े रहे, यानी कि कोई ना कोई पद पर वे आसीन होते रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुरूप ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया था कि वे नगर पालिका है उसमें जुड़े, तो इसमें भी उन्होंने लोगों की जो छोटी छोटी समस्या है उन सभी समस्याओं पर चिंतन है वो किया था। उसके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था, शास्त्री जी के पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था कि ग्रामीण जीवन का अनुभव तो था ही, लेकिन साथ ही साथ वे इलाहाबाद के नगर पालिका के जन सेवा में जुड़ गए, तो इसीलिए वो नगर पालिका के जो अनुभव है उसका भी अनुभव उन्हें हो गया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्या और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए कि इस तरह से लोकतंत्र की ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें वे सोचने लगे और छोटे छोटे कार्य है वो करने लगे। तो इसी तरह से हमारे देश में जो छोटी छोटी समस्या ये होती थी वो सभी समस्याओं से शास्त्री जी है वो परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1947 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के एक निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत है वो हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ था कि शास्त्री जी है उनकी मेहनत और उनकी क्षमता देखकर 1947 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित यानी कि चुने गए और यहीं से उनकी जो राजनीतिक कार्य की शुरुआत है, संसदीय जीवन की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी। तो यहीं से उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई और उसका अंत कहाँ हुआ, तो कि देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने में उसका अंत है वो हुआ था। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन है वो शुरू हुआ है। कि शास्त्री जी उन पर राजनीतिक विचारों की इतनी ज़्यादा पकड़ थी, इतनी गहरी तरह से वो चिंतन करते थे कि जो इंदिरा गांधी है उन्होंने भी उसे अपना राजनीतिक गुरु है वो माना था। ये भी आपको एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु है वो माना था और कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन है वो शुरू हुआ है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे कि देश जब आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी है वो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग पद पर वो आसीन है वो रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में वो कौन से पद पर आसीन थे, तो कि वे एक गृह मंत्री के पद पर आसीन थे। बाद में
पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए कि उत्तर प्रदेश में वे गृह मंत्री के पद पर आसीन थे, और उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने उसे बुलाया तो वो केंद्र में यानी कि दिल्ली में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद है वो संभाला था। कि केंद्र में उन्होंने कौन कौन से पद संभाले थे, तो शास्त्री जी ने केंद्र में रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री पद है वो संभाले थे। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है कि इस तरह से शास्त्री जी अलग अलग पदों पर रहे और उनकी जो प्रशासकीय दक्षता है उनका जो प्रमाण दिया वो हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है वो बना हुआ है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। कि शास्त्री जी है वो जब भी कोई पद पर आसीन होते थे तो वो उस पद पर जो भी कार्य वे संभालते थे तो पूरी लगन के साथ वे कार्य है वो करते थे। कभी भी उन्होंने अपने उस होद्दे का अनुचित उपयोग है वो नहीं किया है। हमेशा उस होद्दे का उन्होंने मान रखा है। उस होद्दे के ऊपर कभी उन्होंने अपने आप को नहीं रखा था। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक थे। कि उनकी धारणा क्या थी, उनकी विचारधारा क्या थी कि वे जनता के शासक नहीं परंतु जनता के सेवक थे। और इसी कारण शास्त्री जी है वो हमारे देश के जो वासी है हमारे देश में इतने प्रिय है वो हुए थे। ऐसी भावना से कार्य करने का कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली थी। कि उनकी ये जो भावना थी कि वे जो जनता है उनके शासक नहीं परंतु उनके सेवक थे, तो उसी विचारधारा के कारण उन्होंने अपने उनका जो मंत्रालय है उसमें तो वो लोकप्रिय बने ही थे, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश में उन्होंने लोकप्रियता है वो प्राप्त की थी। इस लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। तो यही लोकप्रियता के कारण जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके निधन के बाद देशवासियों ने शास्त्री जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में चुना और इसी लोकप्रियता के कारण वे एक प्रधानमंत्री है वो बने। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उत्तम उदाहरण है। कि शास्त्री जी है वे केवल 19 महीने इतने छोटे से समय के लिए ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद है वो संभाला था। तो इतने छोटे से समय में उन्होंने इतनी सफलता और लोकप्रियता है वो प्राप्त की थी कि ये हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है वो बना हुआ है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव है वो नहीं था। कि शास्त्री जी है उनके सामने उनका जो पूरा उद्देश्य है उनका जो कार्य है वो बिल्कुल स्पष्ट था, उनमें कोई भी धुंधलापन है वो नहीं था। कि उनका लक्ष्य था कि लोगों की सेवा करना, तो किसी न वो चाहे किसी भी पद पर हो तो उस पद पर रहकर उन्होंने हमेशा देशवासियों की देश जनता की सेवा ही की थी। आगे देखें, वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। कि शास्त्री जी है वो हमेशा अपने पद को उन्होंने महत्व दिया था
और उस पद पर रहकर स्वाभाविक रूप से उन्होंने उससे कई अधिकार भी उन्हें मिले थे, लेकिन उस अधिकार का उन्होंने कभी गलत फायदा है वो नहीं उठाया था। इसीलिए उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया था और अधिकारों से अधिक उन्हें अपने कर्तव्य को है, अपना जो कर्तव्य है उसे उन्होंने ऊपर है वो रखा था। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्र को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार है वो प्रकट किए थे कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह यानी कि जो प्रमाण पत्र होते हैं उसको देने का समारोह, तो दीक्षांत समारोह था कब था, तो 19 दिसंबर 1964 में। तो सभी छात्र को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा था, आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले इस देश के नागरिक है। कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपकी मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप अलग अलग व्यवसाय में जा सकते हो, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में जा सकता है, कोई शिक्षक बन सकता है। आपकी मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि आप सबसे पहले इस देश के नागरिक है और इस देश के प्रति आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को आपको सबसे पहले रखना होगा। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का बोझा भी आता है जिसे समझना चाहिए। कि उस संविधान में आगे शास्त्री जी ने कहा था कि जो हमारा संविधान है वो हमें कुछ अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार से भी ऊपर कुछ है, वो क्या है, तो वो है हमारा कर्तव्य। हमारे ऊपर इस ऐसे कई भी कर्तव्य है जिसका बोझा हम पर है और उस कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए। आगे देखें, हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। कि हमारा जो देश है वो कैसा है, तो कि हमारा देश है वो प्रजातांत्रिक देश है, इसीलिए हमें निजी स्वतंत्रताएं है वो मिली है, लेकिन उस स्वतंत्रता का हमें दुरुपयोग है वो नहीं करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। कि उसमें शास्त्री जी ने किस बात पर ध्यान खींचा था लोगों का, तो कि हमारे अधिकारों का, हमारे कर्तव्य का और हमें आत्मसंयम से काम है वो लेना चाहिए। तो इन तीन के बारे में जो उन्होंने बात की थी वो आज भी याद रखने जैसी है, ये आज भी एक उत्तम उदाहरण है। तो इस तरह से शंकर दयाल शर्मा ने जो शास्त्री जी के जीवन चरित्र के बारे में हमें बताया, ये एक याद रखने की जैसी चीज़ है कि हमें भी अपने कर्म को उस पर अधीन रहना चाहिए। हमें भी अपने कर्म है वो अधिक से अधिक करने चाहिए और हमारे भाग्य पर भरोसा करने की बजाय कर्म पर भरोसा है वो करना चाहिए। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उस परिस्थिति से हमें घबराना नहीं चाहिए। उस परिस्थिति का सामना करके हमें अपने जीवन में सदंतर आगे है वो बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ये सीख है वो हमें इस गद्य से मिलती है। आगे देखें, अभ्यास में ये जो आपको प्रश्न पहला है, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए, ये 3 जो प्रश्न है वो आपको लिखने हैं। उसके आगे हम देखें प्रश्न चौथा। प्रश्न जो चौथा है वो निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप में अनुलेखन कीजिए। तो ये परिच्छेद है वो भी आपको लिखना है। आगे देखें,
स्वाध्याय में जो प्रश्न पहला है उनके 4 प्रश्न है वो आपको करने हैं, और लास्ट में दूसरा प्रश्न है परिच्छेद में रेखांकित शब्द के अर्थ को शब्दकोश में ढूंढकर उसको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। यहाँ पर जो रेखाएं है तो इसका आपका शब्द का अर्थ ढूंढना है और उसके बाद उन सभी शब्द को शब्दकोश के क्रम में जोड़ने हैं। तो इतना कार्य आपको करना है। थैंक यू।